बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तादाद या अददी कीमत भी आप कह सकते हो। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोर देन 10 मिलियन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन से ज़्यादा है। हत्ता कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखें तो एलिमेंट्स की तादाद 118 है। एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ 118 है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी बड़ी तादाद या इतनी ज़्यादा वैरायटी होने की वजह क्या है, उसकी 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो जिसकी वजह से इनकी डाइवर्सिटी और इनकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 है कैटिनेशन, नंबर 2 है आइसोमरिज्म, नंबर 3 है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स, और चौथे नंबर पे आ जाता है मल्टीपल बॉन्डिंग। बेटा ये 4 रीजंस पाई जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और हर साल थाउजेंड्स के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। दिन ब दिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बढ़ती रहती है। हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं कि जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कैटिनेशन। बेटा कैटिनेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स। फिर कार्बन एटम्स के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि कार्बन के एटम्स आपस में सिंगुलर बॉन्ड की मदद से, डबल बॉन्ड की मदद से, ट्रिपल बॉन्ड की मदद से कार्बन के एटम जो हैं वो लॉन्ग चेन्स की शक्ल में, ठीक है, रिंग्स की शक्ल में और ब्रांचेस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो कार्बन के एटम्स का आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से आपस में रिंग की शक्ल में, ठीक है, रिंग्स की शक्ल में, ब्रांचेस की शक्ल में, स्ट्रेट चेन्स की शक्ल में जुड़ना क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। तो बेटा मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अगर आप ब्यूटेन के देखें तो ब्यूटेन में कार्बन एटम जो है, ये 4 कार्बन एटम जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। ये आपके पास मैंने ब्यूटेन का बताया। तो ब्यूटेन में कार्बन एटम जो है उसका यूं जुड़े हुए, और ब्यूटेन के अंदर कार्बन एटम यूं भी जुड़े होते हैं। ये भी ब्यूटेन है, ठीक है, ये भी ब्यूटेन है। इसी तरह अगर आप बेंजीन को देखें तो बेंजीन के अंदर कार्बन एटम जो है वो इस तरह रिंग की शक्ल में जुड़े हुए, रिंग की शक्ल के अंदर जुड़े होते हैं। तो बेटा कार्बन एटम्स के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि कार्बन के एटम जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से, डबल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से या तो वो स्ट्रेट चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं, या ब्रांचेस की शक्ल में जुड़े होते हैं, या रिंग्स की शक्ल में जुड़े होते हैं। जैसे आप इसी तरह अगर आप ये साइक्लोब्यूटेन देखें, इसके अंदर भी कार्बन एटम जो है वो इस तरह रिंग की शक्ल में जुड़े होते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी, ठीक है। अब तो मैंने आपको कहा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी या बहुत बड़ी तादाद की एक वजह जो है वो कैटिनेशन भी है, जिसमें कैटिनेशन जो है ये सलाहियत है कार्बन एटम्स के अंदर वो आपस में जुड़ सकते हैं। अब कैटिनेशन के लिए बेटे 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, 2 कंडीशन है कैटिनेशन के लिए। ये 2 कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। दीज आर द 2 कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन। वो एटम्स जिनके अंदर ये 2 कंडीशंस पाए जाते हैं वो कैटिनेशन की एबिलिटी रखते हैं। बेटा कैटिनेशन को उर्दू में बोला क्या कहते हैं? जंजीर साजी। कि कार्बन के एटम एक जंजीर की शक्ल में, एक चेन की शक्ल में, एक रिंग की शक्ल में या ब्रांचेस की शक्ल में जुड़े होते हैं। अब इसकी 2 कंडीशंस हैं। एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। वो तमाम एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होती है वो कैटिनेशन की एबिलिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। द एलिमेंट शुड हैव द वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2।
ठीक है, एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर। वो एटम्स जो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। ठीक है, फिर सुन लें, बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स, वो एलिमेंट्स जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो अपने ही एटम्स के साथ जब बॉन्ड्स बनाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए अदर देन अदर एटम्स। ठीक है, देन द बॉन्ड्स मेड बाय द एलिमेंट्स विद द अदर एटम्स स्पेशली ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, पहली बात तो आप फिर दोबारा इसको मैं आपको फोकस कर रहा हूं, इसको आपने गौर से सुनना है। ठीक है, एलिमेंट शुड हैव द वैलेंसी 2 और मोर देन 2। पहली बात कि एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो कैटिनेशन की एबिलिटी रखता है तो उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, मैंने आपसे कहा कि वो एलिमेंट जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाए वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए रादर देन अदर एलिमेंट्स। ठीक है, bonds made by an element with its own atom should be stronger than the bonds made by the other atoms। बेटा, वो एटम्स जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं उनके आपस में जुड़ने से जो बॉन्ड बनना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ना कि वो किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, ठीक है, अब गौर से देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर कार्बन का एक एटम जब कार्बन के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो स्ट्रॉन्गर बनेगा। कितनी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? 355 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल क्या एनर्जी। अब देखिए, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। इसी तरह देखें, अब देखें, कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यानी ये 14 ग्रुप से रखते हैं पीरियोडिक टेबल। कार्बन भी और सिलिकॉन भी, कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही बेटा पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बेटा, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए 355 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कितनी, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 200 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर है, जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। लिहाजा कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, लिहाजा ये कैटिनेशन की एबिलिटी रखता है। और दूसरा, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 से 4 होती है, 2 से ज्यादा। अब इसी तरह देखिए, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 452 किलो जूल पर मोल। लेकिन कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एबिलिटी कैटिनेशन की शो नहीं करता। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन की मदद से चेन की शक्ल में जुड़ जाता है। लेकिन बेटा, सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान बॉन्ड होता है, ये क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन की एबिलिटी शो नहीं करता। तो बेटा, वो तमाम एलिमेंट्स जो कैटिनेशन की एबिलिटी रखते हैं, जो आपस में लॉन्ग चेन्स की शक्ल में, रिंग्स की शक्ल में, ब्रांचेस की शक्ल में, स्ट्रेट चेन की शक्ल में जुड़ने के लिए रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो कैटिनेशन की एबिलिटी रखते हैं। और वो तमाम, देखिए, कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन एटम के अंदर जो एबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, कि वो अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ, ना सिर्फ अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ बल्कि दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर बना देता है। यही वजह होती है कि कार्बन के एटम जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है, बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स और इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। तो कार्बन के एटम ब्रांचेस की शक्ल में, रिंग्स की शक्ल में, स्ट्रेट चेन्स की शक्ल में जुड़े होते हैं। तो कार्बन एटम्स के अंदर कैटिनेशन की इस प्रॉपर्टी पाई जाती है। यही वजह होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है आइसोमर्स, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो है, इट इज आल्सो द रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी या बहुत ज्यादा तादाद पाई जाने की वजह जो है वो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म भी है। आइसोमरिज्म का फिनोमिना पाया जाता है।
अब आइसोमर्स क्या होते हैं? देखिए बेटे, आइसोमर ये बेटा आइसोमर जो है ये दो वर्ड्स के वजह से बना, एक आइसो और एक होता है मिरोस। आइसो और दूसरा क्या होता है मिरोस, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है सेम, मिरोस का मतलब होता है पार्ट्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। Those organic compounds which have same molecular formula but different structural formula, different structural formulae कहना चाहिए। उनके molecular formula same होता है लेकिन structural formulae एक दूसरे से different होती हैं, या यूं कह लें कि जिनके अंदर arrangement different होते हैं, ठीक है, लेकिन molecular formula क्या होता है same होता है। फिर सुन लें, those organic compounds which have the same molecular formula but different arrangement of atoms कह लो या different structure formulae, they are called isomers and the phenomena is called isomerism। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूले एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं और उनके डिफरेंट फार्मूलाज की प्रोसेस को या फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेंटेन है, पेंटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेंटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेंटेन का फार्मूला क्या है? C5H12। आप गौर से देखिए, CH3 CH2 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 CH3, आप इसको ले लें, एक साथ में 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अब ये क्या है आपके पास? स्ट्रेट चेन है। ये स्ट्रेट चेन में इसे क्या कहते हैं? एन-पेंटेन, ठीक है। इसके अंदर भी C5 और H12 है। अब ये आपके पास क्या है? CH3 CH CH2 CH3 और इसके साथ ये ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच आ गई, इसे आइसोपेंटेन कहते हैं। इसी तरह आपके पास एक और है, ये दरम्यान में कार्बन है और इसके चारों तरफ क्या है? ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखिए CH3 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 CH3, इसे नियोपेंटेन कहते हैं। बेटा नियो का मतलब क्या है? कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा ब्रांचेज हों। अब गौर से देखिएगा, ये स्ट्रेट चेन है और इस स्ट्रेट चेन के साथ यहाँ भी ब्रांच लगी हुई है और यहाँ भी ब्रांच लगी हुई है। तो अगर किसी स्ट्रेट चेन के साथ एक से ज्यादा ब्रांचेस लगी हों तो उन्हें नियो कहते हैं। अब गौर से देखो, है तो ये पेंटेन, ठीक है, पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स कितने इसमें? 5, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 12। तीनों के अंदर तीनों की स्ट्रक्चर, एन-पेंटेन को देख लें, आइसोपेंटेन को देख लें, नियोपेंटेन को देख लें, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो सेम है, C5H12 है। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, लेकिन हर एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट है। तो लिहाजा molecules या compounds having different structure formulae but same molecular formula are called isomers and the phenomena is called isomerism। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी तादाद की वजह यह है कि एक ही कंपाउंड है और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फार्मूला होते हैं। जो कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी क्या होंगे? वो ज्यादा होते जाएंगे, लिहाजा वैरायटी भी बढ़ती जाएगी और तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की एक बहुत बड़ी वजह, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की एक और बड़ी वजह क्या है? वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना है, ठीक है बेटा। अब तीसरा जो पॉइंट है, इसकी तादाद बढ़ने की वजह है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एटम्स की जो स्ट्रेंथ है, देखिए बेटा कार्बन के एटम जो हैं, अगर आप उसको देखें तो कार्बन के एटम का साइज क्या है? वो छोटा है। कार्बन के एटम का साइज छोटा है, कितना है? उसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। तो दो शेल्स हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में कितने? 4। तो कार्बन के एटम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और इसके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी ज्यादा होती है। और कार्बन का एटम जो है, इसके साइज छोटे होने की वजह से ना सिर्फ वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बल्कि कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस के साथ भी कार्बन का एटम अपने ही जैसे दूसरे कार्बन की एटम्स के साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन और कार्बन के अंदर जो बॉन्ड बनेगा
उसके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। 355 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो ना सिर्फ ये अपने ही जैसे दूसरे कार्बन आइटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसके अलावा ये हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हैलोजेंस के साथ भी बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, जिससे इसकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा बन जाती है और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और बेटा फोर्थ रीजन जो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की फोर्थ वजह है मल्टीपल बॉन्ड। तो बेटा आपको पता है कि कार्बन जो है उसके आखिरी शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन को अपनी टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए, अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टल रूल के मुताबिक अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। आमतौर पे कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने को हम मल्टीपल बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो बेटा कार्बन के एटम्स आपस में डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से भी जुड़े होते हैं, सिंगल के अलावा। अगर देखें, अगर आप इथेन में देखें तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इथेन में सिंगल बॉन्ड है, वही 2 कार्बन आइटम्स हैं। 2 कार्बन आइटम के अंदर सिंगल बॉन्ड भी होता है, उसे इथेन कहते हैं। 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उसे इथीन कहते हैं। और 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, इथाइन या एसिटिलीन कहते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी यानी वैरायटी और मैग्नीट्यूड की एक वजह यह है कि कार्बन के एटम जो हैं वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, एक से ज्यादा बॉन्डिंग बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा डाइवर्सिटी यानी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। आप अंदाजा लगा लें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मोर देन 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं और हर साल हजारों की तादाद में नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, ये 4 प्रोसेस है, ये 4 फिनोमेना हैं, कैटेनेशन है, आइसोमरिज्म है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है एंड मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो बेटे आपने इस लेक्चर को बेटा गौर से सुनना है, समझना है, इसको पहले गौर से सुने और उसके बाद अपनी बुक को रीड करें। आई होप सो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।